कैसे हो आप सभी। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसके पीरियोडिक अब आज प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए एक वर्ड आता है पहले पीरियोडिसिटी, उसको समझेंगे, है ना। चलो फिर समझते हैं। तो वर्ड आता है पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो जैसा मैंने लिख रखा हुआ है इसमें, तो ध्यान से सुनना, मैं इसको याद भी कराऊंगा। अभी मैंने लिखा पीरियोडिक रिपीटेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। किसका? एलिमेंट का जो पीरियोडिक रिपीटेशन होगा, ठीक है, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब इसकी बात क्या चल रही है मैं बताता हूँ। पीरियोडिसिटी होती क्या है? जो आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, अरेंज जब कर रहे थे तो देखा होगा सेम ग्रुप में एलिमेंट आ जा रहे थे, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो क्या बोलोगे? पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। बोलो मेरे साथ, क्या? पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अभी ध्यान रखना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। तो क्या बोलोगे? पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, याद हो गया? नहीं हुआ? फिर से याद करो। पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ना चालू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चालू करेंगे और पीरियोडिक ट्रेंड भी देखेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जब हम देख रहे होंगे तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो हम देखेंगे, उसका क्या नाम रहेगा? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, या एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बच्चे? एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई भी लिख लेता हूँ। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। एटॉमिक रेडियाई अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो मैं बोलूँगा भाई साहब एटम की जो रेडियस होगी वही एटॉमिक रेडियस होगी। तो एटम की रेडियस का मतलब ऐसे समझो, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या है बेटा? न्यूक्लियस। तो इसमें बहुत सारी सेल होंगी, बहुत सारी सेल होंगी, इस तरह से बोलो, होंगी सेल। तो ध्यान रखना, जो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो बाहर वाली सेल होती है, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, उसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी कहाँ के बीच की डिस्टेंस जो होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से रखना। अगर कोई तुमसे पूछे एटॉमिक रेडियस क्या होती है तो तुम क्या बताओगे? एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। ठीक है, क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस, आवाज आ रही है ना? एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, यहीं से लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा भाई साहब देख लो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस में मेरे बच्चे तीन आपको रेडियाई पढ़नी है, तीन रेडियस पढ़नी है। तो ये एक नंबर लिखा हुआ है, अब इसमें देखो रोमन नंबर में आता हूँ। तीन कौन कौन से पढ़ने हैं? तो एटॉमिक रेडियस के अंतर्गत यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या पढ़ रहा है मैंने? एटॉमिक रेडियस। इसको क्लियर कट करने के लिए अपने को इसमें तीन पढ़ने होंगे। पहला पढ़ना होगा मेटालिक रेडियस। पहला बेटा क्या पढ़ना होगा? मेटालिक रेडियस। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? कोवैलेंट रेडियस। तीसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? वंडर वॉल रेडियस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों को पढ़ेंगे। तुम लोग पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे, इतनी बात आ गई ना, इतनी बात आ गई कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं रहेगी, नहीं फिर एक साथ बताऊँगा। तो अब देखो यहाँ से
पीरियोडिकसिटी तुम्हें पता चल गई, पीरियोडिक ट्रेंड अभी मैं बता रहा हूँ। अपने को एटॉमिक रेडियस पहला पढ़ना था, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है तो हम तो उसे फटाक से बता देंगे। क्या बताएंगे कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिस्टेंस होती है कहाँ से कहाँ तक, तो तुम कहोगे न्यूक्लियस से जो सेल होंगे उसके आउटर मोस्ट सेल जो होगी उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब इसमें पहली जो आएगी उसको पढ़ेंगे। तो पहला आता है मेटेलिक रेडियस। तो मैं ऐसे 3 लाइनें खींच लेता हूँ, तो तीनों को मैं आराम से समझाता हूँ अलग अलग, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के तीनों पार्ट अलग रहेंगे। तो एक पहला आया, उसको मैंने क्या बोला, मेटेलिक रेडियस। बेटा क्या बोला, मेटेलिक रेडियस बोला। ठीक है, एक हो गया। दूसरा पार्ट क्या आएगा, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। और तीसरा मैं क्या बोलूँगा, वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, जो मेटल होता है, कोई भी मेटल उठा लिया, मतलब आयरन उठा लिया, कॉपर उठा लिया, जो भी मर्जी वो उठा लो, मेटल उठाओगे तो ऐसे समझो ये मेटल का मान लो एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में इस तरह से बहुत छोटे छोटे एटम सिमिलर साइज़ के इस तरह से फिट होंगे। ठीक है, ये तो पता ही है तुम लोगों को, ये सारे के सारे क्या हैं, एटम हैं। तो अब इनमें से कोई 2 एडजेसेंट एटम को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उठा लिया, देखो ध्यान से, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। ठीक है, दोनों एटम के बीच में ये न्यूक्लियस होंगे, ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो इनके बीच की, ध्यान से रखना, इन दोनों एटम, दोनों अलग अलग एटम हैं, ठीक है, लेकिन एक ही मेटल के हैं। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बोला क्या बोलते हैं इनको बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब अगर इस डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूं, इधर दिख रहा है, तो अगर इधर दिख रहा हो तो मैं लिख दूं, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे रेडियस क्या होगा तो मैं कहूँगा d/2। क्या कहूँगा मैं, d/2। इसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है किसके, 2 एटम के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं हाफ कर दूँ तो रेडियस आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम। क्या बनाएंगे, कोई पूछे हमसे मेटेलिक रेडियस क्या होगी, तो मैं बोलूँगा हाफ ऑफ डिस्टेंस, मैं क्या बोलूँगा, हाफ, आधा है ना, हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ adjacent atom, adjacent अगल बगल वाले adjacent atom in metallic crystal, in metallic crystal। बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? मैं बताता हूँ, फिर से सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कोई भी मेटल ब्लॉक है, ये मान लो एक मेटल का ब्लॉक है, आयरन मान लो, कॉपर मान लो, जो भी मानना मान लो, उसके कोई 2 अगल बगल वाले, जैसे एडजेसेंट का मतलब होता है ये दोनों अगल बगल ऐसे लगे हुए हैं, तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट्स होंगे या फिर ये दोनों आपस में एडजेसेंट्स होंगे। तो वैसे अगल बगल वाले 2 एटम को उठा लिया, दोनों एडजेसेंट एटम बोलेंगे, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब जो सेंटर्स था उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको निकाल लिया। उस डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं तो जो रेडियस आएगी उसी को बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। तो फटाक से बोलो, क्या बोलोगे, तो बोलोगे हाफ ऑफ डिस्टेंस। क्या करना है, डिस्टेंस का हाफ कर देना है, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, डिफाइन हो गया, नहीं समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। अगर इसका एग्जांपल जैसे दिया जाए तो कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हो और उसको एंगस्ट्रॉम में लेना है, मीटर में लेना है, तो चाहो तो यहाँ पर दिख रहा होगा तो मैं कहूँ छोटा सा लिख दूँ, और नहीं दिख रहा हो तो हटा दूँ। देखो यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो। ठीक है, जैसे मैं सोडियम ले लेता हूँ बेटा, क्या ले लेता हूँ, सोडियम एटम। तो सोडियम के भी इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक सोडियम का एटम हो गया, एक सोडियम का एटम ये हो गया, इनके बीच के ये दोनों न्यूक्लियाई होंगे और इन न्यूक्लियाई के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जानते हो कितनी होती है, 3.72 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बेटा,
3.72 एंगस्ट्रॉम। ये डी आया है बेटा, ये क्या आया है, डी आया है। तो अगर डी आया तो मैं लिख सकता हूँ ना डी इक्वल टू 3.72 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे चाहिए रेडियस, तो मैं क्या करूँगा, इसका हाफ कर दूंगा। तो बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे आर बराबर सर हो जाएगा d/2। तो बताओ d कितना है, 3.72 अपॉन 2। और बताओ 3.72 अपॉन 2 काटो तो कितना आ जाएगा, मुझे फटाक से बताओ। तो 1 पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 8, फिर उसके बाद 6 है ना, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अच्छा एक चीज़ दिमाग में आई होगी तुम्हारी कि ये एटम इतने छोटे होते हैं, इनको कैसे हम निकालते होंगे। तो ध्यान रखना, इसकी डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं तो वो होता है एक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, उससे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं कोवैलेंट रेडियाई। अब क्या चलेंगे, कोवैलेंट रेडियाई, ये भी कुछ नहीं, बस सुनते जाओ समझते जाओ, आ जाएगा। कोवैलेंट रेडियाई में क्या होता है, जब कोई दो एटम, जब कोई सिमिलर दो एटम हो या डिसिमिलर दो एटम हो, आपस में क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। बेटा आपस में क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। जैसे मान लो एक एटम ये है, ठीक है, दूसरा एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो बेटा क्या करता है, ओवरलैप करता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक के ऊपर ये वाला जो सर्किल था, इसके ऊपर ये वाला सर्किल बना दिया ना, तो ये ओवरलैप कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। मैं इधर लिख देता हूँ जिससे याद रहे तुम लोगों को, ओवरलैपिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं, मतलब यहीं से बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो इसका ये न्यूक्लियस रहेगा और इसका ये न्यूक्लियस रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बीच की बहुत आसान है, देखते जाओ। इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी निकाला, और डी निकाल के बस कुछ नहीं किया, आर इक्वल टू क्या करा, d/2 कर दिया, काट दिया। तो ये जो आया इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक, कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब इसको डिफाइन करना है, सेम वैसे ही करेंगे, बस लास्ट में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ध्यान से सुनो, क्या बोलोगे, कोवैलेंट रेडियाई, इसको तो लिख ही लोगे आगे। कोवैलेंट रेडियाई इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड एज, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्या, सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई, तो वहाँ पर लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवैलेंट बॉन्डेड एटम। मैंने क्या बताया, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवैलेंट बॉन्डेड एटम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट भी लिख सकते हो। तो मैंने ये बोला है कि जो हाफ ऑफ डिस्टेंस लेंगे, सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, उसके बीच की दूरी जो होगी, जो कोवैलेंट बॉन्डेड से होंगे, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल हम जो भी उठाएंगे तो उसका देखेंगे कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आ गया ना, पहले आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालोगे तो उसका फिर क्या कर देना है, d/2 कर देना है, तो रेडियस आ जाएगा। अब एक कॉमन सेंस लगाओ। अब मैं अगर मेटेलिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस को कंपेयर करूँ तो ये बताओ, ये तो दूर दूर एटम थे, और ये जब ओवरलैप करे तो इनके डिस्टेंस कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर मुझसे कोई पूछे मेटेलिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में किसका जो लेंथ होगा, डिस्टेंस जो होगा, किसका ज़्यादा होगा, तो जाहिर है देख के हम बता सकते हैं मेटेलिक का ज़्यादा होगा। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बता लोगे। तो अब एक और आता है वंडर वॉल रेडियस। अब एक और आता है वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस की अगर जब मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, जब एटम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, जैसे मैं हाइड्रोजन के एटम ले रहा हूँ, बेटा किसके ले रहा हूँ, हाइड्रोजन के एटम ले रहा हूँ। तो एक एटम मान लो ये है, ठीक है, और दूसरा एटम ये, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं उस समय वो एक क्लोजेस्ट अप्रोच में तो आएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं कि इससे ज़्यादा क्लोज आ जाएं। तो जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्लोज होंगे, अदरवाइज वो कम से कम एक दूरी मेंटेन करके रखेंगे। तो वो दूरी जो मेंटेन कर रहे हैं, मान लो वो ऐसे मान लिया कि इतनी दूर है। और अब इसके बीच में अब कॉमन सेंस से देखो तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, अब तो जान गए होगे इसे क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो बताओ ये जो आएगी रेडियस, इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे,
वंडर वॉल रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वंडर वॉल रेडियस। इसमें भी क्या किया, इसमें भी हमने क्या किया है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थी, ठीक है, उसका क्या कर दिया, हाफ। तो वही लिखोगे, हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ लिख देता हूँ मैं, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलना पड़ेगा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम of two atoms without, या at closest approach लिख लो, atoms at closest approach, closest approach। बताता हूँ मैं क्या लिखा हूँ। मैंने ये लिखा है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स एट क्लोजेस्ट अप्रोच। जब वो दोनों एटम क्लोजेस्ट अप्रोच में होंगे, ठीक है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस हो, अगर उसको हाफ कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, वंडर वॉल रेडियस। अब थोड़ा सा दिमाग में सेट रखो, मैं क्या कह रहा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो तुम कहोगे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस का एक पार्ट हुआ मेटेलिक रेडियस, एक हुआ कोवेलेंट रेडियस और एक हुआ वंडर वॉल रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होगा, एटम आसपास तो होगा लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब एडजेसेंट होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसे हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका हाफ कर देंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, मेटेलिक रेडियस बन जाएगा। और अगर दो एटम क्या हो, बॉन्ड फॉर्मेशन करते, कोवेलेंट बॉन्डेड हैं, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस हो, अगर उसका हाफ कर दे तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। और अगर बात करी जाए वंडर वॉल रेडियस, तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बताओ ये डिस्टेंस होगी ज़्यादा होगी, तो इसका रेडियस भी ज़्यादा आएगा। अगर मुझसे कोई पूछे इन तीनों में बताओ किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, तो आप खुद ही बता सकते हो। इधर देखो, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वंडर वॉल की होगी। क्यों वंडर वॉल की होगी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, वंडर वॉल रेडियस हो जाएगी। तो वंडर वॉल रेडियस से कम रेडियस किसकी होगी, तो तुम बताओगे मेटेलिक वाली होगी। फिर उससे कम किसकी होगी, तो तुम बताओगे कोवेलेंट होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो बेटा इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो फटाक से एक चीज़ और से देख लेते हैं, और वो बेटा ये देखेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। क्या देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड। इतना आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ चलूँ, ठीक है, ओके। अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ तुरंत। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब होता है जो एटॉमिक रेडियाई है वो मूव जब करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो एक तरह से मूव करेंगे। देखो ध्यान से, वेरिएशन देखना होता है पीरियड में क्या होगा, तो मैंने लिखा एटॉमिक रेडियाई। तो मैं पीरियोडिक ट्रेंड देखने जा रहा हूँ। तो पीरियोडिक ट्रेंड दो तरीके से देखा जाता है। एक देखा जाता है वेरिएशन इन पीरियड, कि जब पीरियड में जाओगे तो क्या वेरिएशन आएगा, और एक देखा जाता है वेरिएशन इन ग्रुप। तो मैं फटाक से दोनों बता देता हूँ, बहुत आसान है। वेरिएशन इन ग्रुप, तो देखो कितना आसान है। तो जब हम पीरियड में चल रहे होते हैं तो पीरियोडिक टेबल अपने को पता है, इधर देख लो फटक से। इस तरह से पीरियोडिक टेबल मैंने बता रखी है कि बनी होती है। अब तो तुम लोगों को आ गई होगी पीरियोडिक टेबल। तो एक तरीका होता है, मैं इधर से इधर जाऊँ तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट। क्या बोलते हैं, लेफ़्ट टू राइट बोलते हैं। और एक होता है टॉप टू बॉटम, एक होता है टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जब टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो फिर हम ग्रुप में जाते हैं। तो जब मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक की तरफ, टॉप टू बॉटम, तो वो चलते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप उस समय क्या हो जाता है, सेम। ग्रुप क्या हो जाता है, सेम। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीरियड की जब बात करूँ तो पीरियड की बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। कहाँ पे कहाँ से करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, तो लेफ़्ट टू राइट पहले देखेंगे, फिर ये देखेंगे, शायद नीचे जगह कम हो, है ना, तो जगह कम होगी तो काम चल जाए, आएगा है, ठीक है, देखते हैं। तो वेरिएशन इन पीरियड में जब मैं बात करूं तो अब ध्यान से सुनो। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हटा दे रहा हूँ, बाद में बता दूंगा इसको। अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो पहले बताओ, लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरॉन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा। नियॉन नहीं लिखना क्योंकि नियॉन में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसका 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, फिर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो बताओ 2,
1 हो जाएगा। इसका करूँ तो क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। इसका करूँ तो क्या होगा 2, 3 हो जाएगा। जल्दी जल्दी से देखना है, 2, 4 हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा, इस तरह से 2, 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो देखो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है क्या, सेम है क्या, क्योंकि इसमें भी देखो 2 सेल हैं के और एल, इसमें भी देखो 2 सेल हैं के और एल, इसमें भी के और एल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं, सेम होती हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखो, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इधर से इधर जाने पे बढ़ रहा होगा। कैसे, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर मान लो 3 प्रोटॉन है, उसके बाद 2 सेल कंटेन कर रहा है तो 2 सेल बना दी, तो एक बाहर, ये तो सेम है, इसको हटा दो, इसमें देखो एक बाहर हो गया। इसमें बताओ कितनी है, तो इसमें 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, और 4 प्रोटॉन हो गए, फिर 2 सेल हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब उसके बाद बताओ यहाँ पर 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट में। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से मैं जब इधर की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो कि नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। नंबर ऑफ सेल 2 हैं यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर मूव कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। तो बताओ मैग्नीट्यूड चार्ज का इंक्रीज हो रहा है, और जब मैग्नीट्यूड चार्ज का इंक्रीज होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो आप सोचो, जो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन अगर इधर भी चार्ज बढ़ा दूँ, इधर भी चार्ज बढ़ा दूँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। और जब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो बाहर वाली सेल होती है ये हल्का हल्का क्या करने लगती है, श्रिंक करने लगती है, मतलब अंदर की तरफ खिंच जाती है। और जब बेटा अंदर की तरफ खींचेगी तो बताओ साइज डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे 7 आ गए, तो बेटा ये क्या होगा, जो अगला वाला जो सेल होगा ये धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक होने लगेगा। तो जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज होता है। तुमसे पूछेगा क्यों डिक्रीज होता है, तो तुम बताना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और रिजल्टिंग क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने फ्लोरीन तक लिखा, नियोन नहीं लिखा। नियोन बेटा इसलिए नहीं लिखा, नियोन स्टेबल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। ये बात सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा जरूर। तो ये क्वेश्चन ये होता है कि जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये आपस में नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो आपस में रिपल करने लगते हो बेटा, जब आपस में रिपल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे ना, तो इसलिए इसका साइज अलग हो जाता है, इसलिए इसको कभी नहीं लिखना है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे दिख जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हेन वी मूव इन, when we move left to right in periodic table, then period remain same but nuclear charge increases, फिर कामा लगाना, क्या होगा, एटॉमिक साइज रिजल्टिंग डिक्रीजेस। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस समय पीरियड सेम होगा, और जब पीरियड सेम होगा लेकिन लगातार क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा, तो सेल की डिस्टेंस तो दूर नहीं जाएगी। तो जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो बताओ ये क्या होगा, सेल जो साइज होगा वो सिंक कर जाएगा। तो हमें दिमाग में इतना रखना, भाई साहब की जो लेफ्ट टू राइट जाता है तो उस समय साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि पीरियड जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। अब हम वेरिएशन देखेंगे ग्रुप में, किस में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे। तो मैं दूसरा पार्ट इसी का देखता हूँ, वेरिएशन, ये पीरियोडिक ट्रेंड बोल सकते हो इन ग्रुप। तो ग्रुप में मैंने बोला था जब जाओगे, ग्रुप कब सेम होगा, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, टॉप टू बॉटम मूव करोगे। ठीक है, तो ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे लिख लोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर 3 होता है, तो अब ऐसे देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2,8,1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2,8,8,1 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ, मतलब जितने पीरियड का होगा उतने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। और जब सेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज़ भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इसमें बताओ कितनी सेल थी, तो तुमने कहा ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद 2 सेल थी। मैंने कहा सेकंड में बताओ, तो इसमें कहा तुमने 1 2 3 हो गई। नेक्स्ट में गए 1 2 3 4 हो गई। फिर आगे में गए तो 5 आ जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब भी इंक्रीज होगा। लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। तो क्या बोलना पड़ेगा तुम्हें, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल कमा लगा लेना, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई जो भी बोलना है इंक्रीजेज, बिकॉज क्यों ऐसा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं, मैंने ये बात लिखा है भाई साहब, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एटॉमिक जो रेडियाई होता है वो इंक्रीज होता है। सर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एटॉमिक रेडियाई जो भी होगा, ध्यान रखना एटॉमिक रेडियाई जो है, हमने ओवरऑल मतलब क्या निकाला, फटाक से सुन लो, समराइज कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। इधर देखो, इतनी जगह में दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा तो मैं यहाँ बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। कोई हमसे पूछे एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, तो मैं बताऊंगा भाई साहब डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, तो मैं कहूँगा ये न्यूक्लियस है और जो इसमें बहुत सारी सेल होंगे, इसके जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। इसमें 3 बताई, एक बताया तुमको मेटेलिक, ध्यान से सुनते जाना, एक बताया मैंने कोवेलेंट, एक बताया मैंने तुम्हें वंडरवॉल। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा यहाँ पे, वंडरवॉल। फिर मैंने तुम्हें बताया कि जो मेटेलिक रेडियाई होगी ये मेटल के बीच की डिस्टेंस होगी, तो एडजेसेंट से एटम होंगे और इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मेटेलिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, ये ओवरलैप कर रहे होंगे एटम, और जो बेटा ओवरलैप कर रहे होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हाफ कर देंगे। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, इस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस करेंगे इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई में ये एटम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो क्लोजेस्ट अप्रोच में आएंगे लेकिन एकदम क्लोज नहीं आएंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको भी मैं हाफ कर दूंगा। इतनी बात आ गई। फिर मैंने तुम्हें बताया कि जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड देख लो, तो ट्रेंड में 2 बताया, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं बेटा, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख लो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, मेरी टेक्निकल टीम इधर उधर घूम रही है। तो पहला केस हो गया। दूसरी बात आई एटॉमिक रेडियस, फिर एक होगा टॉप टू बॉटम। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेरे बच्चे वहाँ पर जानते हो ग्रुप सेम होता है, ग्रुप सेम होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है बात, बोलो क्लियर है? अच्छा भाई, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी बात आ गई। तो अब इसके बाद अगले जो वीडियो में बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जैसे ठीक रहेगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे तुम्हें आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे से एक एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, जिससे आप थोड़ा थोड़ा सा देख देख के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ओके।